तो एसिड डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस। तो बेस की क्या डेफिनेशन है ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एसिड के साथ साथ। बेस किसको कहते हैं? बेसेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा। एंड सोपी टू टच, स्लिपरी टच होता है इनका। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ये प्रॉपर्टी जिसमें होगी वो बेस। क्या क्या प्रॉपर्टी हो? नंबर 1, टेस्ट कैसा होगा? सर कड़वा और बिटर। बिटर टेस्ट मतलब बिटर। कड़वा स्वाद होगा उसका। सोपी टू टच, आप सोप यूज करते हो, बाथिंग सोप, आप देखते हैं वो कितना स्लिपरी होता है। यस सर। आप देखिए, जरा सा आपने जैसे हाथ में सोप लिया और जरा सा अगर आप ध्यान ना दो तो स्लिप करके हाथ से छूट जाता है, ऐसा होता है। यस सर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोप्स हैं, जितने भी सोप्स हैं, उनके अंदर बेस होता है। सोप के अंदर बेस का यूज होता है। उस बेस की वजह से सोप का स्लिपरी टच होता है। तो जैसे सोप का टच होता है स्लिपरी, वैसे ही बेस का ये फीचर है। और तीसरा प्रॉपर्टी, रेड लिटमस टू ब्लू। अगर लिटमस इफेक्ट देखेंगे तो रेड लिटमस का कलर वो ब्लू कर देंगे। तो ये तीनों चीजें होंगी तो वो बेस है। एग्जांपल्स, ऑल मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल्स हैं, कोई भी मेटल ले लो, उसके ऑक्साइड और उसके हाइड्रोक्साइड्स वो बेस होगी। कोई एग्जांपल आपके माइंड में ना आए, मेटल अगर आपको याद है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोई भी मेटल लीजिए, ध्यान कर लो, कोई भी मेटल जो आपको याद आ जाए। आपके आसपास डे टू डे लाइफ में आयरन देखते हैं हम, एल्यूमिनियम देखते हैं, तो इनका ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड्स या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, ये बेसिस होते हैं बाय नेचर। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एटसेट्रा। और इसके अलावा और अदर किसी भी मेटल का ऑक्साइड वो बेस हो। ठीक है, क्लियर हो गया बेस की डेफिनेशन? यस सर। एल्कलीज किसको कहते हैं? बेस का ही एक स्पेशल टाइप है एल्कलीज। एल्कलीज ये भी बेस होते हैं। अगर किसी बेस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल है, तो ऐसे बेस को एक अलग नाम भी हम दे देते हैं एल्कलीज। मतलब हम ये कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। अ बेस व्हिच इज वाटर सॉल्युबल इज कॉल्ड एल्कली। आपने किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व नहीं हुआ वाटर में, अनडिसॉल्व रह गया, तो वो बेस तो है, लेकिन अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ तो एल्कली नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया कि वाटर लिया और किसी बेसिक सब्सटेंस को लिया। सपोज हम ये हमने वाटर लिया और यहाँ पर हमारे पास ए था, ये एक बेस है, ये एक बेसिक सब्सटेंस है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बेस वाटर सॉल्युबल भी है। ठीक है, तो ऐसे बेस के लिए हमने एक स्पेशल टर्म यूज कर लिया, एल्कली। हम कह देंगे ए इज एन एल्कली। अगर आप ये कहते हैं ए इज अ बेस तो भी सही है, और ए इज एन एल्कली तो भी करेक्ट है। लेकिन आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ए एक बेस है, उसको वाटर में आपने डिसॉल्व किया और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। जब आपने बाद में देखा तो यहाँ वो सेटल डाउन हो गया था, प्रेसिपिटेट आउट हो गया था, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो वाटर इनसॉल्युबल है ये ए। तो ऐसे बेस को जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उसको सिंपली हम बेस कह देते हैं, उसको एल्कली नहीं बोलते हैं। क्लियर? यस। तो एल्कलीज क्या है? बेसिकली एल्कलीज भी बेसिक सब्सटेंस है, लेकिन इनके पास एक
फीचर और होगा, बेस तो होंगे ही होंगे, प्लस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे। तो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज एल्कलीज। क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, आपको हम एक स्टेटमेंट देते हैं, आपसे हम कहते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बेसिस आर एल्कलीज। विच वन इज Yes. करेक्ट? Yes. ऑल फर्स्ट वाला, ऑल alkalis are bases, correct. करेक्ट। जो एल्कली होगा वो 100% बेस होगा, क्योंकि एल्कली कहते ही हम वाटर सॉल्युबल बेस को। बट ऑल बेसेस आर एल्कलीज, ये करेक्ट नहीं। ये जरूरी नहीं कि कोई अगर बेस है तो वो एल्कली भी हो। क्यों? हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बेसिक होने के साथ साथ, बेस होने के साथ साथ वो वाटर में सॉल्युबल भी है या नहीं है। अगर वो बेस है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो सिंपली बेस है, वो एल्कली नहीं है। बेसिक भी है और वाटर में सॉल्युबल भी है वो, तब ऐसे बेस का स्पेशल नेम है एल्कलीज। क्लियर? Yes. एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस और एल्कलीज। ठीक है, ये एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में जहां तक बात है, एसिड बेसिस सॉल्ट जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग वाटर सॉल्युबल बेस यानी एल्कलीज को ही डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में वाटर सॉल्युबल बेस को ही हम आगे डिस्कस भी करेंगे चैप्टर में, यानी एल्कलीज से ही हमारा मतलब है। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिस। क्लियर हो गया बेसिस? तो बेस की डेफिनेशन अगर कोई कहेगा तो ये डेफिनेशन है, ये बेस की सिंपल Yes. डेफिनेशन है। और एल्कलीज की बात करेंगे तो एक लाइन की डेफिनेशन है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बेसिस इन वाटर। अगर हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करें तो होगा क्या, सॉल्यूशन में क्या होगा? जैसे एसिड के केस में आपने पढ़ा था, किसी एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड डिसोशिएट होता है वाटर के अंदर। और किस में डिसोशिएट होता है एसिड? क्या डिसोशिएट होकर कौन सा आयन बनाते हैं एसिड? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, H प्लस H आयन, plus. हाइड्रोजन। या हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन। Yes, sir. बेसिकली वो जो हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन ही फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से फर्दर कंबाइन करके वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो एसिड के केस में हम कहते हैं या हाइड्रोजन आयन कह लो या हाइड्रोनियम आयन कह लो, एक ही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही आगे चलकर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ऐसे ही बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद या वाटर में जाकर डिसोशिएट होता है हाइड्रोक्साइड आयन में, OH माइनस आयन में। एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है H प्लस आयन, ऐसे ही बेस का कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस। स्पेशली एल्कलीज का, बेस का मतलब एल्कलीज, यहाँ पर हमने कहा आगे चैप्टर में हम एल्कलीज की ही बात करेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में जाके वो ब्रेक हो जाता है, वो डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएशन के बाद हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। बाकी चाहे इसके साथ दूसरा आयन जो भी हो, बट हाइड्रोक्साइड आयन मेन आपको मिलना चाहिए, तब वो बेस है या एल्कलीज है। एग्जाम्पल देखिए, आपने NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में जब ये जाएगा तो इट डिसोशिएट्स इनटू Na प्लस एंड OH माइनस में ये ब्रेक हुआ। क्लियर? तो ये बेस है या एल्कली है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, CaOH होल ट्वाइस, वाटर में जाके ये डिसोशिएट होगा, इसमें डिसोशिएट होगा Ca2 प्लस प्लस OH minus. OH माइनस। तो कंपलसरी जो
आयन है वो है OH माइनस आयन। कैटायन जो भी बन रहा हो, Na प्लस बन रहा है या Ca2 प्लस बन रहा है, ये मैटर नहीं करता। ये जो आयन है OH माइनस, ये जरूर मिलना चाहिए, तभी हम बेस कहेंगे उसे या एल्कली कहेंगे। या एसिड के केस में H प्लस आयन रिलीज करना है, बेस के केस में या एल्कलीज के केस में अगर हम बात करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन 100% बेसिक सॉल्यूशन का मतलब है, या एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोशिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन 100% रिलीज करेगा, लाइक दिस। ये सब क्या है, हमारे बेसिस के एग्जांपल है, एल्कलीज के एग्जांपल्स। समझ में आई बात? Yes, sir. किसी कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. No, sir. चलिए, अब जैसे हमारे एसिड में वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक का वही मतलब है। क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग और वीक का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो एसिड में था। कोई बेस या कोई भी एल्कली अगर 100% अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है वाटर में डिसॉल्व होने पे, या ऑलमोस्ट 100% अगर किसी बेस का डिसोसिएशन हो जाता है आयंस में, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर किसी बेस का पार्शियल 2%, 3% इस तरह से डिसोसिएशन होता है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस। Yes, sir. मतलब जो 100% या ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट होंगे अपने आयंस में। वीक बेस जिनका पार्शियल डिसोसिएशन होगा, जिनका एक लिटिल अमाउंट 2%, 3%, 4%, 5%, एक लिटिल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अनडिसोशिएटेड रहेंगे। जैसे एसिड के लिए है, वैसे ही बेस के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट है। एक बात और, हमने ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जब बात करेंगे, यहां पर थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो आप देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड के डिसोसिएशन को हम लोग इस सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, याद है ना? ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस के डिसोसिएशन को हम इस सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं। और अगर आपको याद हो तो वीक एसिड के केस में आप देखिए इस टाइप के एरो का यूज करते हैं आप, इसको कहते हैं रिवर्सिबल एरो, ये वाला, ठीक है? ऐसे ही सेम कहानी बेस में भी है। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो उसको सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस के डिसोसिएशन को सिंगल हेडेड एरो, इस एरो से शो करते हैं। और एक वीक बेस को, एक वीक बेस की जहां तक बात है, उसको आप इस डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसिड के केस में होता है। एग्जाम्पल समझिए, हम यहाँ पर जैसे कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं लाइक NaOH, तो ये डिसोशिएट होगा Na प्लस एंड OH माइनस में। और ये जो बीच में हमने सिंगल हेडेड एरो लगाया है, इसका क्या मतलब है? Strong base. ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब कि जितना आप NaOH डिसॉल्व कर रहे हैं, जितना अमाउंट, जितने मॉलिक्यूल्स, वो पूरे के पूरे लगभग, हुआ है। वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स लगभग, मतलब 2-4 रह जाए अलग बात है, अदरवाइज वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स किसमें ब्रेक हो जाएंगे? Na प्लस एंड OH माइनस आयन में। ऐसे जितना भी आप MgOH होल ट्वाइस डिसॉल्व करेंगे, मान लो इसके आपने 500 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए हैं, तो 500 के 500 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होंगे Mg2 प्लस एंड OH माइनस आयन में। अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते। क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट?
अच्छा, यहां पर भी वही बात आती है, अगर लगभग ऑलमोस्ट जितना हमने बेस डिसॉल्व किया था ऑलमोस्ट वो अगर अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल जैसे कोई चीज अब प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स तो आयंस में चेंज हो चुके हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपने कहा था, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में ओनली आयंस प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो चुके हैं। ठीक है ना, जैसे हम एसिड की बात करते हैं। सिमिलरली अगर वीक बेस की बात करेंगे, वीक बेस, तो वहां पर क्या है, क्योंकि एक लिटिल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स केवल उतना ही डिसोशिएट हुआ अपने आयंस में, वो फ्रैक्शन या वो परसेंटेज 5% हो, 7% हो, 10% हो, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं बेस के वो डिसोशिएट नहीं हुए अपने आयंस में। तो इसका मतलब अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स भी तो सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, मतलब सॉल्यूशन के अंदर। तो एक वीक बेस के सॉल्यूशन में आपको आयंस भी मिलेंगे प्लस मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। समझ में आ रहा नहीं? यस सर, आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे Yes, sir. एसिड की बात करते हैं हम लोग, वैसे ही जैसे हम NH4OH की बात करें। अब देखिए, जब ये NH4OH डिसोशिएट होगा तो किस में डिसोशिएट होगा? NH4 NH4 प्लस। प्लस NH प्लस OH माइनस। लेकिन यहां पर हमने OH एरो माइनस। देखिए कैसा लगाया है, सर ये है वीक बेस। ये एरो ही वीक बेस। इंडिकेशन है वीक बेस का। मतलब क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे, ये पूरे सर के पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं आयंस में नहीं चेंज नहीं हुए चेंज पूरे। होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स यस। लास्ट तक, ऐसे मॉलिक्यूल्स कुछ होंगे जो लास्ट तक डिसोशिएट नहीं होंगे अपने आयंस में, और वो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में, मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में, लास्ट तक वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रह जाएंगे, आयनिक स्टेट में नहीं चेंज होंगे। तो इसका मतलब इनके एक्वा सॉल्यूशन में यस सर। आपको मॉलिक्यूल्स की भी प्रेजेंस होगी और आयंस की भी प्रेजेंस होगी, और दोनों दिखेंगे। रेफरेंसेस भी हम साथ में बताते चल रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक और बात, एक और बात समझिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट अमाउंट वो डिसोशिएट हो रहा है आयंस में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस भी लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा आयंस होंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आयंस, सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस वहां पर ज्यादा होंगे। वीक बेस के सॉल्यूशन में क्योंकि एक लिटिल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही डिसोशिएट हो रहे हैं आयंस में, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस कम होंगे इनके एक्वा सॉल्यूशन में। और ये जो आयंस हैं, चाहे वो एसिड के डिसोसिएशन से बन रहे हो या बेस के डिसोसिएशन से बन रहे हो, ये आयंस ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई एसिड या कोई बेस, किसी एसिड या बेस का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो वो इन आयंस की वजह से ही कर रहा है। ये आयंस ही मूव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज आयंस an aqueous solution of an acid or base conducts electricity. Is it clear? यस सर। तो अगर Yes, sir. ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। यस सर। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड के सॉल्यूशन को अगर आप कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेसिस पे, तो कहां पर कंडक्टेंस बेटर होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस के सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो किसका कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगा?
Strong base का Strong sir. base. तो अब हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में अभी तक जो डिफरेंसेस पढ़े हैं उसमें कितने डिफरेंसेस देखिए अभी तक क्या क्लियर हुआ आपको? स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऑलमोस्ट 100% molecules get dissociated into ions, whereas in case of weak base solution a little amount or a small fraction of molecules get dissociated into ions. Number two, an aqueous solution of a strong base contains only ions, not molecules, whereas an aqueous solution of a weak base contains ions as well as molecules, both. ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो अनडिसोशिएटेड है, जो नहीं डिसोशिएट होता है. थर्ड, an aqueous solution of a strong base has more conducting power, more conductance, electrical conductance than an aqueous solution of a weak base, because a strong base produces large number of ions which are responsible for conduction or electrical conductance. Clear? Yes. तो ये तीन Yes, डिफरेंस. sir. और चौथा डिफरेंस भी अगर आप लिखना चाहें तो फोर्थ डिफरेंस क्या है, उनको डिनोट करने का जो तरीका है, जो एरो हम यूज कर रहे हैं. Yes, sir. Dissociation of a strong base is denoted by single headed arrow, whereas Yes. dissociation of a weak base is denoted by double headed arrow. तो ये हमारे पास एसिड और बेस का और स्ट्रॉन्ग और वीक का ये कॉन्सेप्ट. अब हमने देखिए एसिड और बेस का एक जनरल कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस कर लिया है. अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसिड को भी और बेस को. अभी भी हमने स्टडी किया लेकिन अभी बहुत एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस. अब जरा एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आते हैं. तो एसिड की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं. अभिजय पढ़ो बेटा. Sir, acids ever have a sour taste? Sir, number 2. Sir, khatta sir. गुड. Sir, number 2, acids turn blue litmus to red. ठीक है. थर्ड, The aqueous solutions of acid, that is solutions of acid in water, conduct electricity. This is because the reason that when an acid is dissolved in water, it dislocates into ions. These ions are responsible for conduction of current. ये एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, है ना. Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. क्वेश्चन आपके लिए अभी तक जितना पढ़ा उसी पे बेस्ड है. प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट. एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए. टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा. इन सब के सॉल्यूशन लीजिए. ग्लूकोज का एक क्लास में लीजिए, एक में अल्कोहल का, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक में सल्फ्यूरिक एसिड. Yes. Fix 2 nails, iron nails, on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions. What do you observe now? And does the bulb glow in all cases? ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसके सारे आंसर आपको देने हैं. देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया. इस तरह से समझिए. वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हम अलग अलग करके चारों सॉल्यूशन बनाएंगे. एक बार ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक बार हम अल्कोहल का बनाएंगे, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनाएंगे, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर 2 आयरन नेल्स ली, यहाँ पर आयरन नेल्स और यहाँ पर एक आयरन नेल्स. ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड का काम करेंगे.
और इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर बल्ब लगा दिया मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं पहले कि आपने इस फ्लास्क में HCl का सॉल्यूशन डाला है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, HCl का सॉल्यूशन डाला है इस फ्लास्क में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सर वो ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा? यस सर। क्यों करेगा? सर क्योंकि HCl एक एसिड है और फिर उसमें ज्यादा आयन है, तो आयन से गुड। HCl एसिड क्या बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl yes a strong acid acid and hence it dissociates into H plus and Cl minus ions, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये आयंस जो प्रोड्यूस करेगा वो आयंस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इनके बीच में, इन दोनों आयरन नेल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम करेंगे, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो पहला आंसर क्या होगा, बोलिए यहाँ पर पहला आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Sir, we will observe that the bulb glows. Bulb will glow that because the bulb glows in hydrochloric acid. strong acid and it dissociates into H plus and Cl minus ions. These ions will conduct electricity. Number 2, repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions. And what do you observe now? यही एक्सपेरिमेंट आप ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करिए। सर इसमें ग्लो नहीं करेगा। तो वहां ग्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि वो बेस है। बेस नहीं है, ग्लूकोज और अल्कोहल न्यूट्रल है सर। तो लाइट ही नहीं है, न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब सब्सटेंस वाटर में जाकर एक्वस मीडियम में जाकर डिसोशिएट नहीं होते हैं, जो डिसोशिएट नहीं होते हैं एक्वस मीडियम में अपने आयंस में, वो हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो ना हमारे एसिड में आते हैं और ना वो बेस में आते हैं, या ये कह लो कि वो इलेक्ट्रोलाइट में ही नहीं आते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो अपने आयंस में डिसोशिएट ही नहीं होते, जिनके आयंस नहीं बनते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आयन से नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। yes sir. तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसमें? So it is neutral solution. न्यूट्रल भी नहीं कहते बेटा, इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। Non-neutral. इसके लिए जो टर्म है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। Yes sir. एप्रोप्रिएट, जो न्यूट्रल कह सकते हो बट एप्रोप्रिएट टर्म इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Yes. आप लिखेंगे इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस bulb will It's not not glow. glow. Reason लिखेंगे because glucose and alcohol are non-electrolyte solution. that is non-electrolyte. they do not get dissociated into ions. Converts into ions. ठीक है, ये पूरा लिखेंगे। तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल Yes पे, sir. लिख लीजिएगा ये सब आंसर जो मैं बता रहा हूँ। थर्ड, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? नो। No sir. No. किस किस केस में ग्लो करेगा? Sir. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। गुड। इसमें से दो ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड And H2SO. केसेस में ग्लो करेगा, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? फिर से बोलो, क्यों नहीं करेगा? ये लो सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सर क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, यस सर, यस सर। समझ में आ गया ना। अब एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड की कितनी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं? ये तीन। पहला, एसिड हैव अ सॉ टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जो प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट है, ये अलग कर देते हैं इससे। यस ये इस प्रॉपर्टी पे
उन फिर से वापस प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, बल्कि कह लीजिए एसिड की। Yes, sir. एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये भी एसिड की प्रॉपर्टी कि एसिड्स मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं। ये एसिड की प्रॉपर्टी, कोई भी एसिड मेटल्स के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए HCl है और इसको जब आप किसी मेटल के साथ, मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो इट गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। ये प्रॉपर्टी है एसिड, Yes. ठीक है। कोई भी एसिड हो उसकी ये प्रॉपर्टी कि वो मेटल्स के साथ ऑलवेज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जैसे Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, एसिड प्लस मेटल, इट गिव्स ZnSO4 प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स Yes. के साथ कोई एसिड हो और कोई भी मेटल हो, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। इसका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखिएगा, जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे आप उसको चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन का अपना एक टेस्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, एक एसिड, और जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक का पाउडर फॉर्म, छोटे छोटे पीसेस जिंक है। जिंक मेटल हो गया, यहाँ पर एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस की बबल्स निकल रही हैं। ये Yes. बबल्स यहाँ से पास होते हुए, इसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये गैस यहाँ से होते हुए हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, बबल्स यहाँ पर निकल रहे हैं बॉटम में, ठीक है ना। इसको चेक कैसे करेंगे कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को जब बर्न करते हैं, यहाँ पर हम पहले से लाइटर लेकर खड़े रहेंगे या कैंडल लेकर। जब हाइड्रोजन गैस कैंडल में आएगी और जब उसकी बर्निंग होगी, हाइड्रोजन गैस जब बर्न करता है तो एक पॉप साउंड के साथ वो बर्न करता है। ये इसका डिटेक्शन है कि हाइड्रोजन गैस है। पॉप साउंड का मतलब जैसे आप दिवाली में देखते हो ना, जो बहुत छोटे छोटे जो बम जो जमीन पे ऐसे फेंक देते हो आप, Yes, sir. पॉपअप्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? Sir, लहसुन बम। नहीं, लहसुन तो थोड़े बड़े हो गए, पॉपअप्स ही कहते हैं उसे ना। Yes, sir. Pop-ups बन। Yes, sir. छोटे छोटे चट चट करते रहते हैं, Yes, sir. Yes, तो sir. वो जो साउंड आती है ना, वही हाइड्रोजन गैस की बर्निंग की साउंड होती है। पॉप साउंड उसी को कहते हैं। हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे मालूम चलेगा कि ये जो इवॉल्व हो रही गैस ये हाइड्रोजन है? पॉप साउंड के साथ वो बर्न करेगा जब आप कैंडल में या कहीं पर भी उसकी बर्निंग करो, ठीक है। तो ये फीचर है एसिड का कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और जल्दी से इस पॉइंट को देख लेते हैं, नोट को। इसीलिए जो हमारे ऐसे फूड मटेरियल जिसमें एसिड होता है, जैसे कर्ड है, विनेगर है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इनको कभी भी मेटल के वेसल में, मेटल के फ्लास्क में मत रखिए। क्यों? मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, वो हार्मफुल होगा या फूड पॉइजनिंग करेगा। इसीलिए आप देखो, जूस की दुकान पे जाओगे तो वो जूस आपको ग्लास में देता है, मेटल के उसमें नहीं देता है।